ये सवाल इस वक्त पूरी दुनिया में पूछा जा रहा है। लोग सर्च कर रहे हैं कि आखिर कैसे अमेरिकी कमांडो ने सबसे मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया। ईरान में घुसकर अपने उस घायल साथी को वापस ले आए जो F-15 फाइटर जेट क्रैश होने के बाद लापता हो गया था। तो आइए मैं आपको 6 पॉइंट्स में बताता हूं कि कैसे ये इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और यकीनन ये मॉडर्न वॉरफेयर के सबसे खतरनाक मिलिट्री रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक है। आइए आपको पूरी डिटेल देते हैं और इन 6 पॉइंट्स में मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर शुक्रवार से शुरू हुई अमेरिकी टेंशन कैसे हल हुई और डोनाल्ड ट्रंप क्यों उछल गए और कह दिया कि अमेरिकी इतिहास का ये सबसे शानदार रेस्क्यू ऑपरेशन था। तो चलिए, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होती है उस घटना से जब ईरान ने शूट डाउन कर दिया अमेरिका का एक फाइटर जेट। इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत होती है 3 अप्रैल शुक्रवार की सुबह। होता क्या है, ईरान के अंदर एक स्टेट है इस्फहान, वहां के एक गांव में, एक गांव के ऊपर ये अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल उड़ान भर रहा था। ये फाइटर जेट पीछे से आकर एक मिसाइल लगती है। अब इस मिसाइल की भनक अमेरिकी पायलट को इसलिए नहीं लगी क्योंकि ये एक न्यू एडवांस पैसिव इंफ्रारेड मिसाइल गाइडेंस सिस्टम से किया गया हमला था और अनडिटेक्टेबल बाय द प्लेन्स वार्निंग सिस्टम। जिस सिस्टम के तहत उस पर हमला किया गया था उस मिसाइल को डिटेक्ट करने की कुवत इस F-15E में नहीं थी, इसलिए पायलट को नहीं पता चल पाया कि उसके पीछे कितनी बड़ी ईरानी मुसीबत आ रही है। राहत की बात यह थी कि जैसे एक होता है ना कि मिसाइल लगी और प्लेन हवा में ही राख हो गया। प्लेन क्रैश जरूर हुआ पर पायलट और पायलट के पीछे जो बैठते हैं जिनको कहते हैं WSO वेपन सिस्टम ऑफिसर, उनको बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और उन्होंने जैसे ही देखा खतरा आ रहा है, मिसाइल प्लेन से टकराए, उन्होंने इजेक्ट कर दिया, यानी फाइटर जेट से खुद को बाहर निकाल लिया। अब देखिए क्या होता है। द वेपन सिस्टम ऑफिसर, अ लेफ्टिनेंट कर्नल, इज इंजर्ड ड्यूरिंग द इजेक्शन एंड बिकम्स सेपरेटेड फ्रॉम द पायलट। उस फाइटर जेट में F-15 में 2 लोग थे, एक पायलट, एक वेपन सिस्टम ऑफिसर। पायलट भी, उसने भी खुद को इजेक्ट किया और वेपन सिस्टम ऑफिसर ने भी, लेकिन इजेक्ट होने के दौरान दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। यूएस एयरफोर्स पैरा रेस्क्यू स्पेशल फोर्सेस सोल्जर्स इन HH-60W जॉली ग्रीन टू हेलीकॉप्टर माउंट रेस्क्यू अकम्पनीड बाय MC-130J रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट। इसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत लॉन्च कर दिया गया। ये इनिशियल स्टेज का रेस्क्यू ऑपरेशन था, आप कह सकते हैं स्टेज 1 का रेस्क्यू ऑपरेशन। They extract the pilot but are unable to reach the other crewmen। पायलट को बचा लिया गया, पायलट मिल गया, यानी स्टेज 1 का रेस्क्यू ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो गया। अब थी कि भाई क्रू में शामिल वो शख्स कहां है, वेपन सिस्टम ऑफिसर WSO कहां है, उसको ट्रेस नहीं किया। स्टेज 1 में जो शामिल कमांडो टीम थी, जो रेस्क्यू करने वाले जवान थे, उनको पता ही नहीं चला कि भाई वो जो कर्नल रैंक का WSO है वो है कहां पे। And A-10 Warthog is also hit and crashes। अब आता है यहां पे लेवल 3। मैं आपको 6 चरणों में बता रहा हूं कि कैसे इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। 2 स्टेज मैंने आपको बता दी, अब देखते हैं तीसरा क्या हुआ। द एस्केप फ्राइडे इनटू सैटरडे। अब जो ऑफिसर जो लापता है, जिसके लिए हंगामा मच गया ईरान में, ये बात जैसे जंगल में आग की तरह फैलती है ना, कोई चीज जंगल में जैसे आग फैलती है, ईरान में ये मैसेज फैल गया कि अमेरिका का एक पायलट टर्म वहां यूज हुआ, वो ईरान की सरजमी पे कहीं घायल होकर पड़ा है, खोजो उसको। उस वेपन सिस्टम ऑफिसर जो कि कर्नल रैंक का था, उसको खोजने के लिए ईरान में जो इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है यानी IRGC, उसके जवान तो लगे ही लगे, ईरान के जो गांव की आबादी है उसके लोग भी लग गए। क्यों? क्योंकि ईरान ने 50,000 पाउंड का इनाम उस अमेरिकी सोल्जर पर रख दिया था कि उसको जिंदा पकड़ के लाओ, 50,000 पाउंड ले जाओ। अब होता क्या है, द ऑफिसर स्टार्ट्स हाइकिंग अवे फ्रॉम द क्रैश साइट एंड इवेट्स डिटेक्शन। Armed with just a handgun, he intermittently uses his emergency beacon। इमरजेंसी बीकन एक पोर्टेबल रेडियो सेट होता है, पोर्टेबल ट्रांसमीटर इनफैक्ट, लेकिन अब इसने अपने पोर्टेबल ट्रांसमीटर का इस्तेमाल नहीं किया क्योंकि फ्रीक्वेंसी कैच भी हो जाती है ना, उससे
ईरान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस थे उनके कहीं कब्जे में ना आ जाए, इसलिए उसने अपना इमरजेंसी बीकन इस्तेमाल नहीं किया। और जिस वक्त वो F-15 से इजेक्ट हुआ उसके पास सिर्फ एक हैंडगन थी। अब उस हैंडगन के साथ इसने कितनी दिलेरी दिखाई ये जानिए। पहला तो ये कि वो घायल हो चुका था, उसकी एक टांग जख्मी थी, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका का वो कर्नल जो कि F-15 में पीछे बैठा था, वो 7000 फीट पहाड़ी चढ़ता है, 7000 फीट पहाड़ी चढ़ता है और करीब 20 किलोमीटर तक का सफर वो तय करता है खुद की जान बचाने के लिए। अब इन जानकारी से एक चीज तो साफ है कि वो F-15 किसी ऐसी जगह नहीं गिरा था जहां एकदम शहरी या गांव की आबादी रहती है ईरान की, वो गिरा था किसी दुर्गम इलाके में। इसीलिए वो 7000 फीट चढ़ भी गया, 20 किलोमीटर की उसने दूरी भी तय कर ली और उसे किसी ने देखा नहीं। इसने खुद को बचा के, सबकी नजरों से बचा के खुद को एक सुरक्षित ठिकाने की ओर खुद को ले गया। और वो जानते हैं ठिकाना क्या था? पहाड़ियों के बीच, कभी आपने देखा होगा दरारें होती हैं सकरी जिसमें आदमी बहुत मुश्किल से घुस पाते हैं, इसने अपने आप को वहां छिपाया। शुक्रवार को क्रैश होता है 3 अप्रैल को। अब 4 अप्रैल को देखिए क्या बवाल होता है। अमेरिका और ईरान दोनों उस WSO यानी अमेरिकी कर्नल को खोज रहे हैं। दो देश एक सोल्जर को खोज रहे हैं। Both Americans and Iranian hunt for the officer. He is eventually located by the CIA. अब CIA यानी अमेरिका की जो खुफिया एजेंसी है उसको लोकेशन मिल गई कि भाई ये कहां छिपा है। हाइडिंग इन अ माउंटेन क्रेविस, पहाड़ों के बीच जो दरारें होती हैं उसके बीच उस कर्नल ने खुद को छिपाए रखा है। अभी तक ये जानकारी नहीं सामने आई कि वो वहां तक पहुंचा कैसे। The CIA starts a deception operation to convince Iranians that he has already been rescued. अब यहां पर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने एक चाल चली। उन्होंने ईरान में यह अफवाह फैला दी कि भाई जो पायलट गायब हुआ था, पायलट मतलब वो पायलट के पीछे जो बैठा था अमेरिकी सोल्जर WSO वेपन सिस्टम ऑफिसर, उसको अमेरिका ने रेस्क्यू कर लिया है। और ईरान में अमेरिका के जो जासूस कह लीजिए, इजराइल के जो जासूस कह लीजिए या लोकल सोर्सेज जो थे, उनके जरिए यह मैसेज फैला दिया कि जिसको ढूंढ रहा था अमेरिका उसका रेस्क्यू हो चुका है। इसके बाद हुआ क्या? इस दिखावे का असर हुआ क्या? इस चाल का असर हुआ क्या? ईरान के IRGC के वो अफसर जो खोज रहे थे उस अमेरिकी सोल्जर को, उन्होंने उसे खोजना बंद कर दिया। उन्हें लगा कि चलो यार अमेरिका ले गया होगा, अब हम अपने काम में लगते हैं, वॉर फ्रंट पर देखते हैं क्या हो रहा है। यहां अमेरिकी खुफिया एजेंसी को और रेस्क्यू टीम को थोड़ा टाइम मिल गया। MQ-9 Reaper drones watch over the officer and attack anyone within 3 kilometers of his location. ये बड़ा एडवांस ड्रोन है MQ-9 Reaper ड्रोन। और MQ-9 Reaper ड्रोन लोकेशन मिल चुकी थी उस जवान की, उस सोल्जर की, अमेरिकी कर्नल की। MQ-9 ड्रोन के ऊपर MQ-9 ड्रोन उसकी पूरी निगरानी कर रहा था और जहां भी कोई खतरा दिखता MQ-9 Reaper ड्रोन उस पर अटैक कर देता ताकि उस अमेरिकी कर्नल को कुछ ना हो। अब इसमें एक दिक्कत आ गई। 2 drones are shot down while attacking Revolutionary Guard search parties. रिवोल्यूशनरी गार्ड के जवान खोज रहे थे उस अमेरिकी सोल्जर को, और जब वो करीब आने लगे तो MQ-9 Reaper ड्रोन से हमला भी हुआ ईरान के उन सिक्योरिटी फोर्सेस पर। 2 drones are shot down while attacking Revolutionary Guard search parties. इसका मतलब है जब ड्रोन ने अटैक किया IRGC की पार्टी पर, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस पे, तो इधर से काउंटर अटैक हुआ और ड्रोन ढेर हो गए, ड्रोन नष्ट कर दिए। अब IRGC के जवानों को, ईरान की सिक्योरिटी फोर्स को पता चल गया कि वो जो अमेरिका का घायल सोल्जर है जो छिपा है वो आसपास ही है। ये वो समझ गए। अब अमेरिका के लिए चुनौती हो गई कि जल्द से जल्द इस रेस्क्यू ऑपरेशन को पूरा करो वरना वो जवान गया हाथ से। उसके बाद दूसरे और आखिरी स्टेज का रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है और इसमें सील कमांडो टीम 6, सील यूनिट के टीम 6 कमांडो,
ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन से जोड़े जाते हैं और कहा जाता है कि उस अमेरिकी कर्नल को तुम ही लोगों को बचा के लाना है ईरान के अंदर से। वो डेजर्ट एयर स्ट्रिप नियर द टाउन ऑफ माहिर, यहां पे डेजर्ट एयर स्ट्रिप पर वो उनका विमान उतरता है। इसके बाद वहां से वो और उड़ान भरते हैं, सील कमांडो टीम 6 के ये भरते हैं 4 MS-6 लिटिल बर्ड्स, इसमें उड़ान भरते हैं और उस कर्नल को रेस्क्यू करने के लिए पहाड़ियों की दरारों में जाते हैं जहां वो छिपा होता है। वहां से उसको उठाते हैं और वापस जहां एयर स्ट्रिप थी वहां के लिए चले जाते हैं। 36 घंटे लगे इसमें, 36 घंटे तक उस अमेरिकी सोल्जर ने खुद को छुपाए रखा, ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस और ईरानी आबादी से खुद को बचाए रखा 36 घंटे तक। अब उसका रेस्क्यू हो गया, उसको जब वापस ले जा रहे थे एयर स्ट्रिप तक, तब एक कांड हो जाता है। कांड क्या होता है? 2 C-130 एयरक्राफ्ट गेट स्टक इन द डर्ट एट द डेजर्ट लैंडिंग स्ट्रिप। जो C-130 एयरक्राफ्ट थे वो फंस जाते हैं वहां, क्योंकि ऐसा रनवे टाइप का तो रहता नहीं है, ईरान का दुर्गम इलाका। अब वहां ये जहाज फंस गए, उड़ान भरने की हालत में नहीं थे और उधर IRGC की पार्टी पीछा भी कर रही थी, मतलब ईरानी सिक्योरिटी फोर्सेस इनका पीछा भी कर रहे थे। ये समझ नहीं पाए अमेरिकी कि अब करें क्या करें, तो अंत में वही किया जो उनको कहा गया था। इस तरह के इमरजेंसी सिचुएशन में जो कहा जाता है कि ये करो, वही किया। और जानते हैं, एक आदमी की जान के लिए $1 मिलियन अमेरिका ने फूंक दिए। कैसे? Forcing the commandos to wait for hours as a new de Havilland-8 aircraft are sent to rescue them. उनको रेस्क्यू करने के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट आया। ड्रोन स्ट्राइक इरानियंस अप्रोचिंग द एयर स्ट्रिप। अब इरानियन उस एयर स्ट्रिप तक पहुंचने लगे जहां ये कमांडो रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देने के बाद उड़ान भरने का इंतजार कर रहे थे। बिफोर लीविंग द सील्स ब्लो ऑफ द 2 स्टक एयरक्राफ्ट, और जो C-130 उस एयर स्ट्रिप पर फंसा था, जो उड़ान नहीं भर पा रहे थे, उनको अमेरिकी कमांडो ने धमाका करके उड़ा दिया। जो $1 मिलियन के विमान थे उनको राख में तब्दील कर दिया। तो ये थी पूरी डिटेल कि अमेरिका ने मिशन इम्पॉसिबल को कैसे अंजाम दिया। और यकीन मानिए, ईरान के खिलाफ यूएस और इजराइल ने जो जंग की है, इसमें इजराइल का भी रोल है, मतलब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में। जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन कर रहा था, जब ये अमेरिका और उसकी सील कमांडो की टीम 6 ये इस रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे रही थी, तब इजराइल ने 120 जगहों पर हमले किए, 120 जगहों पर, इसलिए ताकि ईरान की सिक्योरिटी फोर्सेस IRGC इनका ध्यान भटकाया जा सके। यानी ये एक कलेक्टिव ऑपरेशन था, जॉइंट ऑपरेशन था इजराइल का और अमेरिका का। इसका पूरा क्रेडिट अमेरिका को नहीं जाता क्योंकि इजराइल ने उसकी मदद की थी। निश्चित तौर पर यह सबसे साहसिक रेस्क्यू ऑपरेशन में से एक है, निश्चित तौर पर, इसमें कोई शक नहीं। ईरान में घुसकर और अपने कर्नल को वापस लाना अमेरिका के कमांडो ने वो कर दिखाया है जिसकी मिसाल आगे आने वाले कई सालों तक दी जाएगी। वीडियो पसंद आए तो शेयर करिएगा और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।